आज एक बहुत ही हम लोग इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ने वाले हैं और इस इंटरेस्टिंग स्टोरी का नाम है फाइटिंग गॉड्स एंड द जैकल। फाइटिंग गॉड्स एंड द जैकल यानी कि लड़ते हुए। अब यहाँ पर बकरी तो नहीं कही जाएगी, वजह इसका कुछ और भी है जो कि आगे पता चलेगा। एंड द जैकल, जैकल मतलब तो सियार, आप लोग जानते ही हैं। इसकी इसके बारे में थोड़ा हम लोग आगे समझते हैं, ठीक है। वन डे, एक दिन, ठीक है। वन डे, एक दिन। वाइल, वाइल का मतलब होता है जब। अ सेज वाज गोइंग थ्रू अ जंगल। सेज के बारे में हम लोग पिछले स्टोरी में भी पढ़ चुके हैं, साधु या महात्मा। अ सेज वाज गोइंग थ्रू अ जंगल, गो थ्रू का मतलब होता है गुजरना। तो एक साधु थे जो गुजर रहे थे, कहाँ से? जंगल, एक जंगल से गुजर रहे थे। एक दिन जब एक साधु जंगल से गुजर रहे थे, ठीक है। एक दिन जब एक साधु जंगल से गुजर रहे थे, पहले भी आप लोगों को बताए हैं। ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया जो वर्ब के पहले आया, इसका पहले हम लोग अर्थ समझ लेते हैं। वर्ब के बाद हम लोग जब समझना शुरू करते हैं तो लास्ट से इसकी हिंदी को निकालना शुरू करते हैं। एक दिन जब एक साधु जंगल से गुजर रहे थे, ही सॉ, उन्होंने देखा, नहीं, सी का सॉ और थर्ड फॉर्म हो जाता है सीन। ही सॉ टू गोल्डन रैम, टू गोल्डन रैम्स, जिसे बिली गॉड्स भी कहा जाता है, फाइटिंग ईच अदर, एक दूसरे से लड़ रहे थे। आइए जरा यहाँ पर और भी कुछ बातों को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। क्या कहते हैं? तो राइटर का कहना है कि जब एक दिन एक महात्मा जी, एक साधु जंगल से गुजर रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने देखा कि दो गोल्डन रैम्स। अब जरा गौर कीजिएगा बच्चे लोग ना, रैम इसे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये जो रैम है ये कॉमन नाउन का शब्द है, ठीक है। शॉर्ट में ही लिख देते हैं, कॉमन नाउन का शब्द है, ठीक है। कंफ्यूजन होगा तो लॉन्ग में ही लिख दिया जाए। तो कॉमन नाउन का ये वर्ड है, और ये जो रैम है ये हमारे राम से अलग है। ये राम जो हम लोग नाम के रूप में प्रयोग करते हैं ये अलग होता है, ये प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। और ये जो रैम है, इस रैम का मतलब होता है भेड़, और खास करके नर भेड़, ठीक है। तो ये रैम है, इसी को बिली गोट्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये लोग लड़ रहे थे ईच अदर, एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से। और इसी से मिलता जुलता एक शब्द हमारा होता है वन अनदर, ठीक है। तो इसका मतलब भी होता है एक दूसरे से, इसका मतलब भी होता है एक दूसरे से, दोनों का दोनों जो है ये प्रोनाउन का शब्द होता है, ठीक है। ये दोनों का दोनों जो है ये प्रोनाउन का शब्द होता है, और इन दोनों के प्रयोग में थोड़ा सा अंतर होता है। क्या अंतर होता है? जब हम लोग बातचीत करते हैं ईच अदर का, तो इसका प्रयोग किया जाता है दो की संख्या के, और जब वन अदर का हम लोग बात करते हैं तो इसका प्रयोग दो से ज्यादा की संख्या के लिए। अगर यही मान लीजिए यहाँ पर बिली गॉड्स यानी कि रैम्स की संख्या जब दो से ज्यादा होती, मान लीजिए अगर 3 हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, नहीं, तो फिर यहाँ पर ईच अदर ना आकर के वन अनदर आ जाता, अगर एक साथ सब लड़ रहे होते तो, ठीक है। अगर एक बार, अगर मान लीजिए संख्या में 4 भी है लेकिन एक बार में केवल एक साथ दो ही लोग लड़ रहे हैं, तो फिर हम लोग ईच अदर का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। जब एक बार में केवल दो की संख्या को दर्शाना हो तो हम लोग ईच अदर का प्रयोग करते हैं। ये प्रोनाउन में हम लोग पढ़ते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये इनका प्रयोग होता है। और ट्रांसलेशन में भी खास करके इनका, खास करके जो है एक अलग ही तरह से सेंटेंस बनता है। तो जब हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो उन बातों को भी समझेंगे। फिलहाल यहाँ पर स्टोरी में थोड़ी सी ही बात, इतनी ही हम लोग जरूरत के हिसाब से समझ लेते हैं, वरना वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्या कहते हैं कि एक दिन एक महात्मा जंगल से गुजर रहे थे, और उस जंगल से गुजरते समय उन्होंने क्या देखा कि दो नर भेड़
आपस में लड़ रहे थे। चलिए बात को जरा आगे बढ़ाया जाए। देख लीजिए, इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है, ये हमारे साधु महात्मा जी हो गए, ये दो गोल्डन बिली गॉड्स हो गए, और ये हमारा जैकल जो है उस तरफ आ रहा है। क्या करता है ये जैकल का यहाँ क्या रोल है, चलिए पढ़ते समय पता चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्या कहते हैं जरा गौर कीजिएगा। इवन दो, यद्यपि, एक मिनट का कलर चेंज कर दें ना। तो कहते हैं कि इवन दो, यद्यपि, बोथ, बोथ का मतलब होता है दोनों, बोथ यानी कि दोनों जो बिली गॉड्स थे, वेयर उंडेड, दोनों के दोनों घायल थे। उंड मतलब होता है जख्म, और उंडेड का मतलब हो जाता है घायल। पिछले क्लास में भी जैसा कि बताए हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग जो है वो एडजेक्टिव के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम लोग एडजेक्टिव के रूप में भी करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यही बोल सकते हैं कि आई सॉ अ वुंडेड सोल्जर, मैंने क्या देखा, एक घायल सिपाही को देखा। तो वुंडेड का प्रयोग जो है वो घायल के अर्थ में किया जाता है। ठीक है, तो उंड मतलब हो जाता है जख्म या घाव, लेकिन इसी उंड का प्रयोग जब वर्ब के रूप में किया जाता है तो चोट लगना या जख्म होना भी होता है। तो याद रखिएगा ना, इस छोटे से बात को भी याद रख लीजिएगा आप। ठीक है, एक्चुअली बच्चे लोगों की थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ भी हो जाती है कि जब वो डिक्शनरी वगैरह देखते हैं तो शब्दों को उतने डिटेल में नहीं देखना चाहते हैं, या देखते भी हैं तो फिर समझने में बड़ी परेशानी होती है। ठीक है, और इंग्लिश हालांकि उतनी डिफ़िकल्ट भी नहीं है जितनी डिफ़िकल्ट समझते हैं सभी। थोड़ी अगर सही तरीके से उसको पढ़ा जाए, एक्सप्लेन सही तरीके से सही समय पर वो हो जाए, तो फिर समझने में कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती है इंग्लिश को। जैसे मान लीजिए अब उंड हो गया, अगर आप पढ़ते हैं, हम इस स्टोरी को पढ़ाते हैं और केवल ये बता दें कि उंडेड का मतलब घायल होता है, तो आपके दिमाग में, अगर आपने डिटेल में वर्ड्स को नहीं पढ़ा है, तो आपके दिमाग में भी यही बात बैठ जाएगी कि उंडेड मतलब घायल होता है। लेकिन उंडेड यहाँ पर है क्या, तो इसको भी तो समझना पड़ेगा। उंडेड जो है वो उंड से बना है, नाउन के रूप में इसका अर्थ हो जाता है जख्म या घाव, और वर्ब के रूप में हो जाता है चोट लगना, जख्म होना। ठीक है, और इसी उंड का प्रयोग जब वर्ब के रूप में हो रहा है तो इसका तो थर्ड फॉर्म बनेगा ही बनेगा, और इसी का प्रयोग जब उंडेड हो जाता है वर्ब का थर्ड फॉर्म के रूप में, हम लोग एडजेक्टिव के रूप में भी प्रयोग करते हैं, जो कि पार्टिसिपल का फॉर्म होता है। नहीं, जैसे आई सॉ अ उंडेड रैम, मैंने क्या देखा, एक घायल भेड़ को देखा, बन गया। इसका ये विशेषता बताया। जब भी एडजेक्टिव के रूप में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो याद रखिएगा ये ठीक उस नाउन से पहले आता है जिसकी ये विशेषता बताता है। तो अब ये वर्ब के थर्ड फॉर्म में नहीं आया है, सॉरी, किसी नाउन के पहले यहाँ पर नहीं आया है, लेकिन वास्तव में तो विशेषता बताने के लिए ही आया है। नहीं, अगर हम ऐसे कह दें, नहीं, थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो गया, एक मिनट, थोड़ा सा मिटा दें, फिर से लिख देते हैं। ठीक है, द रैम वाज उंडेड ना। अब ये क्या कर रहा है, इस रैम की विशेषता बता रहा है कि जो रैम था वो कैसा था, घायल था। तो वही काम यहाँ भी किया गया है, बोथ वेयर उंडेड, दोनों के दोनों क्या थे, घायल थे। थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। ठीक है, परेशानी यही हो जाती है बच्चे लोग, ठीक है, कि वास्तव में हम लोग हड़बड़ी में पड़े हुए हैं, एक जैसे रेस लगी हुई, जल्दी से किसी भी चीज़ को ख़त्म कर देना है, सिलेबस को भी जल्दी से ख़त्म कर देना है, समझ में आया या नहीं आया, एग्जामिनेशन में ज़्यादा मार्क्स आ जाना चाहिए, और इन सभी चीज़ों का साइड इफेक्ट हमें बाद में मिलता है जब कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में हम लोग बैठते हैं और वर्ड्स के बीच के अंतर को हम लोग नहीं समझ पाते। जैसे इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया गया है सिनोनिम्स को मिला करके कि ट्रिप, जर्नी, ना, ट्रैवल, इन सभी में क्या अंतर होता है। अगर आप नहीं समझिएगा तो किसी भी वर्ड का कहीं भी यूज कर दीजिएगा। तो थोड़ी सी कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा समय दें और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझें, ताकि जब हमारी प्रिपरेशन हो तो वो बेहतर तरीके से हो। आगे बढ़ते हैं।
यद्यपि, इवन दो मतलब होता है यद्यपि, दोनों घायल थे, एंड ब्लड वाज ओजिंग आउट। उज का प्रयोग हम लोग करते हैं, ओ डबल जेड ई, डबल ओ जेड ई होता है, नहीं उज, उज कह, ठीक है, उज। तो उज का जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो उज का मतलब हो जाता है रिसना, धीरे धीरे बहना। लेकिन अब ध्यान रखिएगा कि इसका भी प्रयोग वर्ब के रूप में किया गया ना, धीरे धीरे बहना। लेकिन धीरे धीरे कौन सा चीज बहता है, इस चीज को समझिएगा, यही तो समझना है ना, इस बात को समझिएगा। जब कोई भी चीज थोड़ा गाढ़ा हो, नहीं, जब कोई भी चीज थोड़ा क्या हो, गाढ़ा हो, थोड़ा स्टिकी हो, थोड़ा चिपचिपा हो, तो वही चीजें जो है वो धीरे धीरे बह सकती हैं। तो कहीं भी जो है वो ओजिंग का प्रयोग हम लोग नहीं कर देते हैं। उज का प्रयोग हम लोग करते हैं जब कोई गाढ़ा, चिपचिपा, नहीं, लिक्विड जो धीरे धीरे बहता है, तो उसके लिए हम लोग उज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो ब्लड था, उजिंग आउट मतलब धीरे धीरे गिर रहा था, फ्रॉम देयर हेड्स, उनके सिर से, दोनों के सिर से, एंड बॉडीज, दोनों के बॉडीज से, दोनों के शरीर से। कॉमा का प्रयोग किया गया है, नहीं, यहाँ पर कॉमा है तो यहाँ पर हमारा अर्थ लगता है फिर भी, ठीक है, यद्यपि, फिर भी, ठीक है, फिर भी दे डिड नॉट स्टॉप फाइटिंग, उन लोगों ने क्या किया, लड़ना नहीं छोड़ा, उनकी लड़ाई नहीं रुकी। एंड रेम्ड each other, और उन दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, रैम्ड कर दिया, यानी कि टक्कर मार करके गिरा दिया। अरे वाह, कितनी अच्छी तरीके से ना इस कहानी में यूज किया गया है ना, दिमाग थोड़ा बच्चों का घुमाने के लिए अच्छे तरीके से बहुत प्रयोग किया गया। देखिए अभी हम लोग देखें इस रैम का प्रयोग नाउन के रूप में, अर्थ हो गया नरभेड़, ठीक है, रेश मत लगाइए, समझिए। और वर्ब के रूप में इसी रैम का प्रयोग जो है वो वर्ब के रूप में किया जाता है टक्कर मारना या ठोकर खाना के अर्थ में, ठीक है, टक्कर मारना या ठोकर खाना के अर्थ में। तो जब वर्ब के रूप में इसका प्रयोग होगा तो इसका फॉर्म चेंज होगा, और जब इसका फॉर्म चेंज हुआ तो वो फॉर्म हो गया रैम्ड, ठीक है। तो अब कितनी अच्छी तरीके से देखिए यहाँ यूज किया गया है, अगर इसको हम लोग समझे थोड़ा सा तो कितने अच्छे तरीके से इसका यूज किया गया है, ठीक है, कैसे यूज किया गया है। देखिए रैम, द लगा दें, चलिए, द रैम या रैम्स रैम्ड ईच अदर। अरे वाह ना, रैम ने रैम्ड कर दिया एक दूसरे को, यानी कि जो रैम्स थे, जो भेड़ थे, उन्होंने मार करके गिरा दिया एक दूसरे। नहीं, हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं बच्चों, नहीं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जब पढ़ते हैं ना तो वहां पर इन्हीं चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे शब्दों का प्रयोग जो है उनके अर्थों के आधार पर सेंटेंस में किया जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि नाउन का परिभाषा पढ़ लें, प्रोनाउन की परिभाषा को पढ़ लें, और परिभाषा पढ़ के हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म। अरे धोखा है, धोखा। परिभाषा है केवल मत रटिए, शब्दों के प्रयोग को समझिए। जैसे अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम अक्सर एक एग्जाम्पल बच्चों को बताते हैं, नहीं, द मदर, मदर्स, द मदर मदर्स, मदर। अब बच्चे लोग चकरा जाते हैं, सर ये सेंटेंस कैसे हो गया। अरे भाई सेंटेंस क्या है, बिल्कुल आसान सेंटेंस है। ये हमारा जो है नाउन के रूप में है, यहाँ पर मदर का मतलब माँ हो गया, ये वर्ब का स्थान है, यहाँ पर मदर्स मतलब हो गया पालन पोषण करना, और ये मदर फिर माँ हो गया। नहीं, माँ पालन पोषण करती है माँ की, सेंटेंस में क्या गलती है। तो इन सभी चीज़ों को जब आप गहराई से पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, नहीं, जब गहराई से पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तब तो ये चीज़ें समझ में आती है। अगर आप होड़ में लगे रहिएगा जल्दी से सिलेबस खत्म करके एग्जामिनेशन में केवल मार्क्स लाने के लिए, बस रट करके किसी भी तरीके से
अपने चैप्टर्स, अपने सिलेबस को ख़त्म करने के चक्कर में पड़िएगा, तो जो ये अच्छी अच्छी बातें हैं जो दिमाग के ढक्कन को खोल देती हैं, वो सारी चीज़ें आपसे बिल्कुल अलग रह जाएंगी हमेशा के लिए। ठीक है, ये जो समय होता है ना, खास करके 11th-12th का, ये समय होता है गहराई से चीज़ों को समझने के लिए। क्योंकि कॉम्पिटिटिव में जब एग्जामिनेशन में जब आप जाइएगा, तो वहाँ तो फिर सब्जेक्ट्स की जो नंबर्स है वो बढ़ जाएंगे, और वहाँ पर फिर लैंग्वेज के लिए जगह कहाँ बचता है। चलिए आइए फिलहाल आगे हम लोग चलते हैं। तो क्या हम लोगों ने देखा, एंड रैम्ड एच ईच अदर, और एक दूसरे को उन्होंने क्या कर दिया, ठोकर मार करके गिरा दिया, चोट पहुंचा दिया एक दूसरे को। आइए आगे देखते हैं। एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय, हंग्री जैकल, हंग्री हंग्री मतलब भूखा, जैकल मतलब सियार, एक भूखा सियार वाज पासिंग बाय मतलब गुजरना, एक भूखा सियार जो है वो गुजर रहा था। वेन जब ही सॉ ऑल द ब्लड, जब उसने सभी खून को देखा, ही स्टार्टेड लीकिंग द ब्लड, लीक मतलब होता है चाटना, तो वो खून को क्या किया, चाटने लगा, फ्रॉम द ग्राउंड, नहीं, जमीन पर गिरा हुआ जो खून था उसको चाटने लगा, विदाउट केयरिंग, बिना इस बात का ध्यान दिए, फॉर द फाइटिंग रैम्स, लड़ते हुए भेड़ों भेड़ों लड़ते हुए भेड़ों पर बिना ध्यान दिए ही जमीन पर गिरे हुए खून को वो चाटने लगा। ठीक है, वॉचिंग ऑल दिस, इन सभी चीजों को देखकर, द सेज, अब यहाँ पर आर्टिकल वाली बात आ जाती है। ठीक है, अक्सर हम चर्चा करते हैं अब पढ़ाते समय, और ये आप लोगों को समझाने और बताने की कोशिश करते हैं बार बार। ठीक है, क्या बार बार बताने की कोशिश करते हैं, देखिए इस स्टोरी में जब पहली बार यहाँ सेज का प्रयोग किया गया है, तो ये हमारे लिए क्या है, बिल्कुल अनजान है, इसके बारे में हमें पता नहीं है, नहीं, ये इंडेफिनिट है, इसलिए सेज के पहले ए का प्रयोग किया गया, लेकिन जब फिर दोबारा इस सेज का प्रयोग सेंटेंस में किया गया, तो फिर इसके पहले द आ गया, क्योंकि यहाँ पर ये नाउन हमारा डेफिनिट हो गया। द सेज थॉट, साधु ने सोचा, टू हिमसेल्फ मतलब खुद में सोचा, दिस जैकल इज अ फूल, ये जैकल क्या है, मूर्ख है, एज, क्योंकि इट हैज बिकम ग्रीडी, यह लालची हो गया है, लोभी हो गया है। यहाँ पर एज का प्रयोग क्योंकि के अर्थ में किया गया है, बिकॉज, फॉर और एज। ठीक है बाबू लोग, ये तीन ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम लोग कारण बताने के लिए क्योंकि के अर्थ में करते हैं। और जहां तक मेरे को पता होगा, आप लोगों ने बिकॉज के बारे में ही पढ़ा होगा, क्योंकि आप लोगों को तो ना बहुत जल्दी रहती है ना। ठीक है, तो फॉर, एज, और तीनों में अंतर भी होता है। बिना माने मतलब का कहीं भी बेवजह भी ऐसा नहीं है कि अब बिकॉज का यहाँ प्रयोग कर दिया जाए। बिकॉज का प्रयोग जब किया जाता है तो उसकी स्थिति अलग होती है, फॉर का प्रयोग जब क्योंकि के अर्थ में किया जाता है तो उसकी स्थिति अलग होती है, और एज का प्रयोग जब क्योंकि के अर्थ में किया जाता है तो उसकी स्थिति अलग होती है। ठीक है, तो एज ही हैज़ बिकम ग्रीडी, क्योंकि वह क्या हो गया था बच्चों लोग, लालची हो गया, बाय द स्मेल ऑफ द ब्लड, नहीं, खून की सुगंध से, महक से वो लालची हो गया। इफ ही कम्स बिटवीन द फाइटिंग रैम्स, यदि वो लड़ते हुए भेड़ों के बीच में आ जाए, ही विल गेट रैम्ड, तो वो क्या हो जाएगा, ठोकर लग करके गिर जाएगा, एंड गेट हर्ट हिमसेल्फ, और अपने आप को घायल कर लेगा। ये कौन सोच रहा है, तो ये सोच रहा है साधु। और देख लीजिए बच्चों लोग, आखिर वो दोनों के बीच में आ ही गया, और इसकी हालत क्या हो गई देख सकते हैं आप लोग। आइए जरा स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। नो सुनर हैड द सेज थॉट, अब नो सुनर का मतलब यहाँ पर है ज्यों ही। ठीक है, और ये एक कॉम्बिनेशन के साथ आता है, ये एक समूह में प्रयोग किया जाता है, किस तरह से, नो सुनर डॉट डॉट दैन, तो यहाँ पर अर्थ लगाया जाता है ज्यों ही, और यहाँ पर अर्थ लगाया जाता है त्यों ही।
लेकिन आजकल मॉडर्न समय में क्या हो रहा है, इस देन को हटा करके इसके बदले में कॉमा का भी प्रयोग कर दिया जा रहा है। तो देखिए नो सूनर वाला सेंटेंस जो है, देखिए नो सूनर हैड द सेज थॉट ऑफ इट, नहीं, जैसे ही सेज ने इस बारे में सोचा कि दोनों के बीच में कहीं ना आ जाए, ज्यों ही त्यों ही द जैकल क्राइविंग फॉर मोर ब्लड केम नियरर टू द फाइटिंग रैम्स। त्यों ही जैकल क्राइविंग, जो इच्छा रख रहा था, जिसके मन में लालच थी, चाह थी ज्यादा खून की, केम नियरर टू द फाइटिंग रैम्स, वो लड़ते हुए भेड़ों के पास में आ गया। एंड गॉट कॉट इन द मिडिल, और बीच में वो पकड़ा गया, ऑफ देयर फाइट, उनके झगड़े के बीच में पकड़ा गया। कौन? सियार। बोथ द रैम्स, दोनों के दोनों जो भेड़ थे, रैम्ड इनटू हिम बाय मिस्टेक, गलती से ही बेचारे को क्या कर दिए, ठोकर मार करके गिरा दिए। ही गॉट हिट ऑन हिज हेड, सियार जो है वो अपने सिर पर चोट ना प्राप्त कर लिया, उसको उसको सिर पर चोट लग गई। फेल डाउन, और गिर गया, बिकॉज ही वॉज सिवियरली wounded, क्योंकि वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। नहीं, सिवियरली, गंभीर रूप से, वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। द वाइज इन डीड सेज, तो ना बुद्धिमानों ने सच में ही कहा है, डू नॉट क्लोज योर आइज, अपनी आंखों को बंद ना करें, टू द इम्पेंडिंग डेंजर ड्यू टू ग्रीड। ठीक है, हमारे जो बड़े लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, उनका क्या कहना है, हमारे विद्वानों का कहना है कि हमें अपनी आंखों को बंद नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें हमें अपनी आंखों को बंद नहीं करना चाहिए, टू द इम्पेंडिंग डेंजर, यानी कि सिर पर लटके हुए खतरों खतरों से अपने आंखों को बंद नहीं करना चाहिए, ड्यू टू ग्रीड, ग्रीड यानी कि लालच की वजह से। अगर आपके मन में लालच हो तो लालच की वजह से सिर पर लटकते हुए, नहीं, इम्पेंड, इम्पेंड मतलब होता है ऊपर लटकना। ठीक है, इम्पेंड का मतलब होता है ऊपर लटकना। ठीक है, इम्पेंड से ही बना है इम्पेंडिंग, लटकता हुआ, नहीं, लटकते हुए खतरे को अनदेखा नहीं करना चाहिए। और एक यहाँ पर वर्ड है ना, क्रेव। ठीक है, CRAVE होता है। ठीक है, CRAVE, क्रैव। क्रैव मतलब हो जाता है ना चाहना, लालच करना। ठीक है, तो जैकल क्या किया था, लालच की वजह से, नहीं, चूंकि और उसको थोड़ा खून मिल जाए, इस वजह से वो क्या किया, दो लड़ते हुए भेड़ के बीच में पड़ गया, और बेचारे अपना सिर जो है वो फुड़वा करके मर गया। तो कहानी को खत्म करने से पहले एक बार शुरू से लास्ट तक पढ़ देते हैं जल्दी से ना, ताकि आप लोग पूरे वर्ड्स मीनिंग को याद करके, सोच के, समझ के, फिर से इसको सुनने और सुन करके इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझने की कोशिश करें। ठीक है, ताकि बेहतर तरीके से समझ। तो स्टोरी का नाम है फाइटिंग गॉड्स एंड द जैकल। तो स्टोरी को शुरू करते हैं। वन डे व्हाइल सेज वाज गोइंग थ्रू अ जंगल, he saw two golden rams fighting each other. Even though both were wounded and both was oozing out from their sorry फिर से देखिएगा, blood was oozing out from their heads and bodies, they did not stop fighting and rammed at each other. Yeah? At the same time, a hungry jackal was passing by. When he saw all the blood, he started licking the blood from the ground without caring for the fighting rams. Watching all this, the sage thought to himself, this jackal is a fool, as it has become greedy by the smell of blood. If he comes between the fighting rams, it will get rammed and get hurt himself. No sooner had the sage thought of it, the jackal, craving for more blood, came nearer to the fighting rams and got caught in the middle of
their fight. Both the rams rammed into him by mistake. He got hit on his head as fell down because he was severely wounded. The wise indeed say, do not close your eyes to the impending danger due to greed. तो जैसा कि एक बच्चे ने व्हाट्सएप पर मैसेज किया था, लास्ट में सब थोड़ा धीरे से पढ़ दिया करें, जल्दी जल्दी ना पढ़े, तो जो भी आप लोगों की बातें रहेगी उसी के अनुसार थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। तो मैंने कोशिश की है धीरे धीरे ही पढ़ दें। तो आप लोग पढ़िए, समझिए, ठीक है। इसके बाद फिर एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स आए उसको शेयर करते रहिए।